नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टिकोण संस्थान के इस YouTube चैनल में। और आज हम हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की ये व्याख्यान श्रृंखला है, इस व्याख्यान श्रृंखला में आज हम नई इकाई प्रारंभ कर रहे हैं जो है राष्ट्रीय आय। यह हमारी दूसरी इकाई है और राष्ट्रीय आय को हम दो व्याख्यानों में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम आज का यह टॉपिक। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह देश की उत्पादन क्रियाओं का माप होती है। यह राष्ट्रीय आय, इसे हम अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण सूचकांक मानते हैं। इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक निष्पादन की जानकारी का प्रमुख साधन हम राष्ट्रीय आय को मानते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के अंतर्गत जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं और जब उनका विश्लेषण किया जाता है तो उससे हमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जो हमने पहले की क्लासों में हमने पढ़ा है, तो जो ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र हैं, इनमें संतुलन बनाए रखने में हमें मदद मिलती है। साथ ही किसी भी अर्थव्यवस्था की जो प्राथमिकताएं होती है, उन प्राथमिकताओं को स्थापित करने में हमें सहायता मिलती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय नीति निर्माण एवं कल्याणकारी राज्य की जो दिशा है, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इसकी राष्ट्रीय आय की रहती है। राष्ट्रीय आय को कई बार हम जीडीपी कहते हैं। हम समाचार पत्रों में और या अन्य विभिन्न माध्यमों में हम पढ़ते और सुनते हैं कि भारत की जीडीपी बढ़ रही है, भारत की जीडीपी घट रही है, देश की जीडीपी या ग्रोथ रेट इतनी रहने वाली है या आगे इतनी रहेगी, या जीडीपी का इतना प्रतिशत जो हमारा डेफिसिट अर्थात घाटा है, जीडीपी का इतना प्रतिशत हमारा उधार है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये जीडीपी में कैलकुलेट किए जाते हैं। अतः अब हमें यह जानना है कि जीडीपी होती क्या है और अब हम इसे समझें तो सबसे पहले हमें इसके लिए राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है, इससे पहले हमको समझने के लिए कुछ इससे संबंधित कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जिनको यदि हम समझ लेते हैं तो हम राष्ट्रीय आय की जो इस पूरी कॉन्सेप्ट है पूरा राष्ट्रीय आय का, उसे हम अच्छी ढंग से समझ पाएंगे। तो ये छोटी छोटी अवधारणाएं जिनसे मिलकर हम राष्ट्रीय आय को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो जैसे है घरेलू आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, इस प्रकार की जो कुछ छोटी छोटी अवधारणाएं हैं उन्हें अपन पहले समझेंगे और उसके बाद में हम राष्ट्रीय आय को समझेंगे। तो राष्ट्रीय आय, इसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी अवधारणाएं आएंगी उसमें पहले हम ये समझेंगे कि घरेलू आय, घरेलू आय यानी डोमेस्टिक इनकम, फिर देखेंगे हम राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, फिर हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, इसके बाद एक इसमें हमारे आएगा जीडीपी डिफ्लेटर,
जीडीपी डिफ्लेटर, इसे हम जीडीपी डिफ्लेटर को हम हिंदी में अपस्फायक कह सकते हैं। अपस्फायक हिंदी में इसका होता है जीडीपी अपस्फायक, यह हमारे डिफरेंस से इसका मतलब होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, निजी आय, यानी इसे हम कहेंगे प्राइवेट इनकम, इसमें हम देखेंगे निजी आय, वैयक्तिक आय, यानी पर्सनल इनकम, और रहेगी हमारे पास इसमें वैयक्तिक प्रयोज्य आय, यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय को समझने के लिए हमें इन कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना होगा और इनके द्वारा ही हम राष्ट्रीय आय को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जीडीपी को कई बार हम जैसे बोलते हैं कि एक होती है हमारे पास डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम कहते हैं देश की आय, मतलब इसका देश की आय से मतलब लिया जाता है। वैसे ही दूसरी नेशनल इनकम, इसका मतलब भी हम देश की आय से लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन सा क्षेत्र कर रहा है, तो हम कहते हैं कि थर्ड सेक्टर, तीसरा क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। और जैसे हम ये भी कहते हैं कि देश की राष्ट्रीय आय में कौन सा क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, तो भी हम कहते हैं थर्ड सेक्टर यानी राष्ट्रीय आय। साधारणतया हम इन दोनों में जीडीपी में और राष्ट्रीय आय में डिफरेंस नहीं मानते, लेकिन टेक्निकली इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। और जो ये अंतर होता है वही हम इन अवधारणाओं के माध्यम से हम समझेंगे कि जीडीपी में और नेशनल इनकम में क्या अंतर होता है। जब हम यह कैलकुलेट करते हैं कि देश की एक बाउंड्री, जितनी भी देश की बाउंड्री में इनकम की जाती है, उसका मतलब हमारा आशय ये होता है कि देश की बाउंड्री का मतलब जैसे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और हम गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, जो हमारी ये भौगोलिक बाउंड्री है, देश की सीमा है, इसमें हमारे पास में कितना उत्पादन हुआ है। तो इससे हम समझने के लिए हम ये अजम्पशन ये मानकर चलते हैं कि इस बाउंड्री में, देश की सीमा में जितनी भी हमारी इनकम है वो बराबर है हमारे एक्सपेंडिचर के, मतलब हमारी जो भी आय है वह हमारे व्यय के बराबर है। यानी जितना हम अर्न करते हैं देश के अंदर, जितनी इनकम होती है, यानी देश के लोगों की आय और देश के लोगों का व्यय है, ये एक दूसरे के बराबर है। यानी देश में किए गए लोगों की इनकम और एक्सपेंडिचर जो ये है बराबर है।
जितना एक्सपेंडिचर है उसको हम प्रोडक्शन के बराबर मान लेते हैं, यानी कि जितना हमारा एक्सपेंडिचर है उतना हमारा प्रोडक्शन है, उतना ही देश का उत्पादन है। यदि इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन तीनों को हम जब बराबर मान लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जितना भी हमारा है, उसको हम चाहे डोमेस्टिक इनकम कहें या फिर हम चाहे इसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहें। बात मतलब क्या है कि जब तीनों को हमने एक मान लिया है तो चाहे हम किसी को भी कैलकुलेट करें और उसको हम चाहे नाम दें तो उत्तर हमारा यही आएगा कि हमने जो हमारी देश की घरेलू सीमा है उसमें जो उत्पादन हुआ है, या उसे हम उत्पादन कहें या हम उसे आय कहें, तो इस प्रकार दोनों का मतलब एक ही हो गया। यानी ये कहा जाए कि देश में जो मतलब जितना कमाया है तो भी बात वही है, और ये कहें कि देश में जितना खर्च किया गया है या जितना उत्पादन हुआ है, तो ये तीनों मतलब डोमेस्टिक इनकम को हमें बताएंगे। तो यहाँ हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि घरेलू आय यानी डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। डोमेस्टिक इनकम को हम समझें, डोमेस्टिक इनकम यानी देश की सीमा में जो उत्पादन किया गया है। अब देश की सीमा है उसमें जो उत्पादन चाहे यहाँ के निवासियों के द्वारा किया गया हो या फिर गैर निवासियों के द्वारा यानी आउटसाइडर्स के द्वारा, तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू आय जो है यह क्या होती है। ये हमारे देश की कोई बाउंड्री है, तो यहाँ हम कहेंगे देश की घरेलू सीमा के अंदर देश की घरेलू सीमा, देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष हमारे देश में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लेते हैं। यहाँ पे हमने इनकम यानी एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन यानी आय, हमारी व्यय और उत्पादन तीनों बराबर हैं, और यह उत्पादन किया गया है यहाँ के निवासियों प्लस गैर निवासी यानी यहाँ के सिटीजन्स और आउटसाइडर्स यानी विदेशियों के द्वारा, क्योंकि इस घरेलू सीमा में जो उत्पादन किया गया है, तो ये हमारे पास में जो परिभाषा आ गई, ये हमारे पास में आ गई घरेलू आय यानी डोमेस्टिक इनकम। ये हमारे पास डोमेस्टिक इनकम निकल कर आएगी। इस देश की सीमा, घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में जो भी इनकम, आय, व्यय और जो उत्पादन किया गया है वो यहाँ के निवासियों, यहाँ के और गैर निवासियों यानी बाहर के लोगों के द्वारा जो उत्पादन, इनकम और एक्सपेंडिचर किया गया है इस देश की सीमा में, उससे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब जैसा कि हमने कहा था कि जो भी हमारे पास में जब भी कोई स्टेटमेंट या कोई हम पढ़ेंगे तो उसमें डोमेस्टिक इनकम का मतलब हमारा क्या होगा, देश में किया गया कुल उत्पादन। यहाँ मतलब हमने क्या समझ लिया था कि जितना हमारा उत्पादन है, जितना हमारा व्यय है
और जितनी हमारी आय है ये तीनों इक्वल हैं, यानी तीनों बराबर हैं। तो हमने इसके लिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, डोमेस्टिक इनकम। अब क्या है कि यह जो उत्पादन किया गया है, अब हमारे पास में क्या है कि कुछ भारत के जो हमारे देश के लोग हैं वह अन्य देशों में रहते हैं, और कुछ अन्य देशों के लोग हैं कुछ अन्य देशों के लोग हैं जो भारत में रहकर यहाँ उत्पादन कर रहे हैं, और कुछ जो हैं भारतीय हैं वे अन्य देशों में रहकर उत्पादन कर रहे हैं। यानी कि कुछ हमारे निवासी वे दूसरे देशों में रह रहे हैं, और कुछ अन्य देशों के निवासी हैं, लोग हैं जो हमारी देश की इस घरेलू सीमा में रहकर उत्पादन कर रहे हैं। तो अब जो अन्य देशों के लोग हैं जिनके द्वारा जो उत्पादन किया गया है वे हमारे देश के निवासी नहीं हैं, अतः जो उनके द्वारा जो उत्पादन किया गया है वह उत्पादन अपने उनके देश को जाएगा। तो इससे हम कहेंगे इनकम टू एब्रोड, यानी इनके द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा, इनके द्वारा जो उत्पादन, जो अन्य देश के निवासी भारत में रहकर जो उत्पादन कर रहे हैं तो उनके द्वारा किया गया उत्पादन हमारा वो अपने देशों को भेजेंगे। तो इसे हम कहेंगे इनकम टू एब्रोड। इससे हम क्या करेंगे, इसे हम माइनस करेंगे, इसे हम घटाएंगे, क्योंकि वे अन्य देशों के लोग हैं जो हमारी घरेलू सीमा में रहकर उत्पादन कर रहे हैं। इसी प्रकार जो अन्य देशों में भारत के लोग रह रहे हैं और उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा उस उत्पादन को वे अपने भारत देश को भेजेंगे, अतः उनकी इनकम को हम यहाँ प्लस करेंगे और इसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसे हम कहेंगे विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त आय। इसे हम कहेंगे विदेशों को गई आय। इस प्रकार देश की सीमा में जो अन्य लोग यहाँ के विदेशी लोग हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया गया है उस उत्पादन को हम हमारी जो घरेलू आय है उसमें से निकालेंगे, और जो अन्य देशों में जो भारत के निवासी हैं रह के जो उत्पादन कर रहे हैं उसको हम जो प्राप्त होगी आय उसको हम जो प्लस करेंगे अर्थात जोड़ेंगे। तो इनका जो मतलब निकल के आएगा उससे हम कहेंगे नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय हम उसे कहेंगे, उसे हम नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय कहेंगे। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय आय क्या हो गई कि जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम में से हम जो ये आय विदेशों को गई आय और विदेशों से प्राप्त आय का जो डिफरेंस है उसको हम निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास में निकल के आती है घरेलू आय। इस प्रकार हमारे देश की बाउंड्री में एक साल में जो किया गया उत्पादन है, अब हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे घरेलू आय,
घरेलू आय की क्या परिभाषा इसके अनुसार हो गई कि एक एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में किया गया वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल योग। यहाँ पे एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में किया गया गुड्स एंड सर्विस का कुल योग, उत्पादन जो भी किया गया है वस्तुओं सेवाओं का कुल उत्पादन का कुल योग, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन का जो कुल योग है उसका मतलब यहाँ पे ये हमारे पास घरेलू आय यानी डोमेस्टिक इनकम की परिभाषा हो गई। इसी प्रकार जब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की हमारे पास में परिभाषा जो आएगी वह आ गई एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा किया गया वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का कुल योग। यहाँ पे जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की यानी घरेलू आय की, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में महत्वपूर्ण होता है घरेलू सीमा। हम बात करेंगे किसकी? घरेलू सीमा की। और जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की तो वहां पे हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं देश के नागरिक। इस प्रकार जब भी हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय होगी तो राष्ट्रीय आय में हम महत्वपूर्ण होता है वहां के नागरिक यानी जहां जिनके द्वारा उत्पादन किया गया। और जब बात होती है डोमेस्टिक इनकम की तो वहां पे हम बात करेंगे कि कहाँ किया गया उत्पादन, इनके द्वारा उत्पादन किया गया राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में कहाँ उत्पादन किया गया। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कोई भारतीय कोई नागरिक कनाडा में रहकर वहां पे जॉब करता है तो उसकी जो सैलरी होगी उसे हम किस में काउंट करेंगे? तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये कहाँ की डोमेस्टिक इनकम है और कहाँ की वो नेशनल इनकम में काउंट होगी। तो हम देखते हैं कि उत्पादन कहाँ किया गया है? कनाडा में किया गया है। तो कनाडा में जो उत्पादन किया गया है तो वो उस देश की जो सीमा है घरेलू सीमा कनाडा की हो गई। तो वहां हम कहेंगे कि वह कनाडा का डोमेस्टिक इनकम होगा। लेकिन क्योंकि यह जो इनकम है इनकम टू अब्रॉड यानी बाहर इनकम जाएगी, क्योंकि नागरिकता का किस नागरिक के द्वारा? भारत के नागरिक के द्वारा किया गया है। अतः भारत की जो वह होगी नेशनल इनकम होगी। इसी प्रकार हम एक अन्य उदाहरण ले सकते हैं कि एक कोई अमेरिका का बैंक है और उसकी जो शाखा है वह यहाँ भारत में है। अतः उसके द्वारा जो उत्पादन किया गया उसका जो प्रॉफिट है वह उसे हम कहाँ काउंट करेंगे? तो हमें यहाँ देखना यह है कि यह उत्पादन या जो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है हमारे देश की सीमा में। अतः यहाँ पे भारत के लिए वह होगी घरेलू आय यानी डोमेस्टिक इनकम, लेकिन यहाँ का प्रॉफिट वह वापस अमेरिका को जाएगा। अतः हम उसे कहेंगे कि यह राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम होगी अमेरिका की। या
यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जहाँ की बैंक थी, जिस देश की थी, वहाँ की तो हो गई वह नेशनल इनकम, और जहाँ मतलब ये जो प्रॉफिट अर्न किया गया है, जहाँ सेवाएं दी गई है, वहाँ वहाँ की जो उत्पादन होगा उससे हम करेंगे डोमेस्टिक इनकम। तो ये भारत की तो होगी डोमेस्टिक इनकम और अमेरिका की होगी नेशनल इनकम। इस प्रकार जब भी हम बात ये करते हैं कि राष्ट्रीय आय की हम बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश की जो इनकम है, जो हमारे देश के जो लोग हैं, 125 करोड़ जो लोग हैं, उनके द्वारा जो उत्पादन किया गया है उससे हम राष्ट्रीय आय कहेंगे, चाहे वह यहाँ पे भारत में रहकर किया गया हो या भारत के बाहर रहकर किया गया हो। जिस प्रकार आपकी और मेरी इनकम है, जब हम इस इनकम की हम बात करते हैं तो यह जो इनकम की गई है तो ये हमारे लिए भारत की नेशनल इनकम भी होगी और भारत की डोमेस्टिक इनकम भी होगी। इस प्रकार जो ये हमने राष्ट्रीय आय का और डोमेस्टिक इनकम का हमने समझा, यहाँ पे विदेशों से प्राप्त आय और विदेशों को गई आय। अब इसको हम सूत्र के रूप में हम और इसको समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम को प्राप्त करते हैं। अब हम डोमेस्टिक इनकम से किस प्रकार राष्ट्रीय आय को हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसे हम परिभाषा के द्वारा और हम डायग्राम के द्वारा जब हम इसको समझ चुके हैं, तो हम इसको एक सूत्र के रूप में भी हम इसे समझ लें कि किस प्रकार डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम जो हमारी है, वो हम डोमेस्टिक इनकम से हम नेशनल इनकम को प्राप्त करते हैं। तो हमारी जो राष्ट्रीय आय यानी जो नेशनल इनकम जो होगी वह निकलेगी कैसे? ये हमारी राष्ट्रीय आय को हम निकालेंगे तो हमने जैसा कि अभी समझा है उसमें हम करेंगे घरेलू आय। सबसे पहले हम घरेलू आय निकालते हैं, इसमें हम कर देते हैं विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशों को गई आय। यहाँ पे राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम सबसे पहले घरेलू आय डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, फिर विदेशों से प्राप्त आय। विदेशों से प्राप्त आय का मतलब इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसे हम कहेंगे इनकम टू अब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त आय और विदेशों को गई आय का हम अंतर निकालेंगे। और क्योंकि ये जब दोनों प्लस और माइनस हो रही है तो इसे हम एक ब्रैकेट में यदि हम इसको लिख दें और यहां हम घरेलू आय प्लस इसे हम लिख सकते हैं शुद्ध कारक आय, शुद्ध कारक आय विदेशों से प्राप्त। तो इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, इसे हम कहेंगे डोमेस्टिक इनकम प्लस इसके लिए हम करते हैं NFIA। NFIA जिसे हम कहते हैं नेट फैक्टर
इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस प्रकार जब हम डोमेस्टिक इनकम निकाल लेते हैं और डोमेस्टिक इनकम में जब हम NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेशों से प्राप्त आई हुई है, उसको हम जोड़ देते हैं। यानी कि जैसे हम उदाहरण के लिए यहाँ देखें कि हमारे पास में हमारे विदेशों से हमें प्राप्त आय हो रही है 100 रुपये और विदेशों को जा रही है वह हमारी आय हो गई 150। तो ये हमारा प्लस होगा और ये माइनस होगा। हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं और यदि हम इसको चाहें तो अलग से निकाल लें और हम इनका नेट निकालें। अगर हम -50 होता है तो हम इसको डोमेस्टिक इनकम में यदि इसे -50 हम कर देंगे तो हमारे पास में नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगी। इस प्रकार जो हमारा नेशनल इनकम का जो एक संक्षिप्त जो हमारे पास में सूत्र आता है वह आ जाता है, नेट नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू आय प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हमारा राष्ट्रीय आय का, घरेलू आय से किस प्रकार राष्ट्रीय आय आती है उसका हमारे पास में यह सूत्र आ जाता है। अब यदि हम राष्ट्रीय आय को अगर हम उत्पादन के रूप में निकालें तो उसे हम किस प्रकार निकालते हैं। उत्पादन की भाषा में जब हम इसको राष्ट्रीय आय को कहते हैं तो वह हमारे पास में कैसे आएगी। उत्पादन की भाषा में राष्ट्रीय आय हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि यह था हमारा विदेशों को आय के बेस पे, इनकम के बेस पे। अब हम निकालते हैं इसको उत्पादन की भाषा में, हम इसको निकालें तो इसके लिए वही हमारा घरेलू आय जो हमने डोमेस्टिक इनकम निकाली है उसमें हम अब हमारे को ये देखना है कि हमारे को उत्पादन जो हमारे देश की सीमा में हुआ है, हमारा जो देश का उत्पादन है उस देश के उत्पादन को हम क्या करते हैं कि हम उत्पादन के रूप में हमें पैसा कैसे प्राप्त होगा। उत्पादन को जब हम निर्यात करेंगे और जो बाहर से जब हम आयात करते हैं उसे हम घटा देंगे। तो इस प्रकार जो उत्पादन हमारा हुआ है, उत्पादन से हमें पैसा प्राप्त होगा जब कैसे होगा, जब हम उसको निर्यात करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे घरेलू आय प्लस निर्यात, और जो बाहर से हम उत्पादन के रूप में जो हमें कोई हम मंगवाते हैं तो वह हमारा आयात हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये हो गया डोमेस्टिक इनकम प्लस डोमेस्टिक इनकम, और ये हमारा एक्सपोर्ट, और ये हमारा इंपोर्ट। और ये भी क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है, यदि हम इसको इसके लिए हम यूज कर सकते हैं घरेलू आय प्लस निर्यात और आयात। इसके लिए हम सब यूज कर सकते हैं शुद्ध निर्यात। यहां प्लस में हम कर रहे हैं तो जब इसका सेंस लिया जाता है तो पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, इसलिए हमने प्लस शुद्ध निर्यात। यहाँ पे जो भी होगा निर्यात और आयात का डिफरेंस होगा तो उसका नेट निकल के आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये राष्ट्रीय आय का जो निर्यात उत्पादन के रूप में जो हमारे पास में सूत्र आया वह आ गया नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट एक्सपोर्ट। यहाँ पे हम नेट एक्सपोर्ट लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव सेंस में इसका अर्थ लिया जाता है, चाहे हमारा एक्सपोर्ट माइनस में ऋणात्मक ही क्यों नहीं हो। तो ये हमारे पास में उत्पादन के रूप में जो सूत्र आया है वह नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो ये हमारे पास में राष्ट्रीय आय आ गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से हम डोमेस्टिक इनकम प्राप्त करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और फिर डोमेस्टिक इनकम से हम किस प्रकार से नेशनल इनकम निकालते हैं।
तो यह हमारे पास में डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालना की विधि हो गई। किस प्रकार हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे लिए ये है कि हम देखें कि भारत जो है देश के लिए डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम अर्थात घरेलू आय और राष्ट्रीय आय, इन दोनों में से डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा है या नेशनल इनकम ज़्यादा है। तो ये हमें देखना है कि भारत में डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा है या नेशनल इनकम ज़्यादा है। हमारा ये है कि मतलब भारत में डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में से कौन सी ज्यादा होती है। तो ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज़्यादा होती है और इसका कारण क्या है। अब हम ये देखते हैं कि भाई डोमेस्टिक इनकम का ज़्यादा होने का कारण क्या है। तो जैसा कि हमने इस अवधारणा को हमने समझा है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को, तो इसके कारण क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कई बार हमें परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि हमारे कारण क्या है कि डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा क्यों है भारत की नेशनल इनकम से। तो जैसा कि हमने इसके दो कारण हमने देखा था कि इसका पहला कारण ये है क्योंकि हमारी जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड अर्थात जो विदेशों से प्राप्त जो आय होती है वह ऋणात्मक होती है, वह हमारी नेगेटिव होती है। और दूसरा जो हमने देखा कि हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वह भी हमारा नेगेटिव होता है। तो ये ऐसे कारण हैं कि हमारी डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा है और नेशनल इनकम कम है। लेकिन यहाँ पे जो डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा होना ये भी हमारे लिए ऐसा है कि क्योंकि संसाधन तो हमारे देश के ही हैं, उनके संसाधनों का उत्पादन है जो हमारी समृद्धता का परिचायक है। इस प्रकार हमारी जो डोमेस्टिक इनकम के ज़्यादा होने का और नेशनल इनकम के कम होने का कारण है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी कि विदेशों से प्राप्त होने वाला जो हमारा है आय है वह हमारी नेगेटिव होती है और हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वह हमारा नेगेटिव होता है, यानी हम निर्यात कम करते हैं और आयात ज्यादा करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जीडीपी को कैलकुलेट किस प्रकार से मतलब करते हैं, क्या उसके आधार हैं। हर देश अपनी राष्ट्रीय आय की कैलकुलेट करता है और उसके लिए वह जीडीपी को निकालता है। और जीडीपी को जो दो तरीकों से हम इसको जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं उसमें एक होता है हमारा, हम देखते हैं कि जीडीपी किस प्रकार जीडीपी के दो जीडीपी कैलकुलेट हम किस प्रकार करते हैं। तो इससे हम एक तो हम निकालते हैं जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। एक हम जीडीपी निकालते हैं, जीडीपी की जब हम गणना करते हैं तो एक तो हम करते हैं जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। इसका मतलब ये हो गया कि चालू वर्ष की कीमत पर, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास में हो जाएगी चालू वर्ष की कीमत पर।
एक हम निकालते हैं जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस, यानी आधार वर्ष के आधार पर। अब यहाँ यह है कि करंट ईयर का मतलब ये हुआ कि जो हर साल निकाली जाती है। अब जैसे 2021-22 है तो ये हमारे लिए हो गया करंट ईयर प्राइस। इस पे हम जो भी वैल्यू निकालेंगे जीडीपी की चालू वर्ष की कीमत पर, तो ये हमारे पास जैसे उदाहरण के लिए हो गया 2021-22 में हम निकालना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए हो गया जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। इसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी यानी कि जब भी हम करंट ईयर के प्राइस पे हम जीडीपी निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। और जीडीपी एक बेस ईयर प्राइस, इसमें एक आधार वर्ष हम मानते हैं और उस आधार वर्ष के आधार पे हम जब हमारी जीडीपी गणना करते हैं तो उसे हम कहते हैं रियल जीडीपी, उसे हम कहेंगे रियल जीडीपी। अब इसमें हमें एक आधार वर्ष मानना पड़ता है। आधार वर्ष जैसे कि अभी हमारे लिए 2011-12 है। अब आधार वर्ष, इस आधार वर्ष के ऊपर हम जब जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो वह हमारे को रियल जीडीपी बताता है। क्योंकि जब चालू वर्ष की कीमत पर जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें महंगाई या इन्फ्लेशन उसमें ऐड होती है, तो उसका मूल्य हमारे पास ज्यादा आता है। और जब आधार वर्ष के ऊपर निकालते हैं तो वह हमारे किसी को आधार मान के जब हम निकालते हैं तो वह पुरानी कीमतों पे निकलती है और वह हमारे पास रियल जीडीपी होती है, वह वास्तविक होती है, क्योंकि उसमें कोई मुद्रास्फीति या महंगाई उसमें नहीं होती है। और ये वाली तो निकाली जाती है हर साल, इसका मतलब होगा, मतलब इसका कैलकुलेशन का। और इसके लिए क्या होता है कि 5 वर्ष के आधार पर, 5 वर्ष पर सामान्यतः इसके लिए एक आधार वर्ष तय किया जाता है। और जैसे ये 2011-12 हमारे लिए 2015 में डिसाइड किया गया था, और अभी मतलब क्या है कि 2020-21 में होना चाहिए था, लेकिन हम कोरोना की वजह से नहीं हो पाया होगा, तो ये 5 वर्ष के बाद में फिर ये आधार वर्ष हमारा चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर साल चालू वर्ष की कीमत हर साल बदलती है, और ये हमारे 5 वर्ष के आधार पे हमारा ये जो बेस ईयर होता है वह बदलता रहता है। यानी कि जब भी हम जीडीपी निकालते हैं तो वह नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर के प्राइस पे निकालते हैं और बेस ईयर के प्राइस पे निकालते हैं, क्योंकि इससे हमें जीडीपी का मतलब हमें वास्तविक उत्पादन हुआ है उसको मापने में हमें मदद मिलती है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा उत्पादन 100 टन था पिछले साल, और आज भी हमारा उत्पादन अगर 100 टन है, लेकिन उसका जो मौद्रिक मूल्य है वह पिछली बार 5 रुपए था तो ये 500 हो गया, और वही उत्पादन हमारा 100 है और उसका मूल्य बढ़ के 6 हो गया, 600। तो हमारा जो अमाउंट निकल के आ रहा है उससे हम कहेंगे कि हमारा तो 600 रुपए का उत्पादन हो गया है और हमारा उत्पादन बढ़ गया है। लेकिन हमारा उत्पादन यहाँ बढ़ा नहीं है, क्योंकि उसका मूल्य बढ़ा है, उत्पादन उतना ही हुआ है। तो जो एक उत्पादन को मापने का आधार होता है वो, इसके लिए हम बेस ईयर को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास में जीडीपी निकालने का एक मापदंड होता है कि हम एक करंट ईयर प्राइस पे और एक हम बेस ईयर के ऊपर निकालते हैं। करंट ईयर प्राइस पे जो हमारी जीडीपी निकाली जाती है उससे हम नॉमिनल कहते हैं, और ये नॉमिनल का मतलब मौद्रिक जीडीपी, ये हमारी मौद्रिक जीडीपी हो जाएगी, या इसे नामात्र की जीडीपी भी कहते हैं, और ये हमारी रियल वास्तविक जीडीपी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारे को राष्ट्रीय आय, हमारी जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम की जो इसको कैलकुलेट कौन करता है, ये किसका जिम्मा है, कौन काम इसको करता है। तो नेशनल इनकम जो है ये है राष्ट्रीय आय को, इसको
NSO या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कैलकुलेट की जाती है। और जो राष्ट्रीय आय है वह भी मतलब NSO ही करता है। और जो आप अपनी जो प्रति व्यक्ति आय है, GDP है, इन सबका तीनों को मतलब कैलकुलेट NSO ही करता है। और पहले जो इसको मतलब किया करता था CSO, अभी इसको NSO ये करता है। पहले इसकी जो गणना है GDP की, नेशनल इनकम की, पर कैपिटा इनकम की, इन सब की गणना NSO करता है। और ये गणना हर साल की जाती है, ताकि ये हर देश इस गणना को करता है। वहाँ की ऐसी संस्था वो होती है, वो वहाँ इसकी गणना करती है। और ये इसलिए की जाती है ताकि विश्व में जो देश की जो अलग अलग देश हैं उनकी GDP को निकाला जा सके और उनके आधार पर उनकी रैंकिंग की जा सके कि कौन सा देश GDP में पहले स्थान पर है, कौन दूसरे स्थान पे है, किसका क्या स्थान है। तो यह GDP जो निकाली जाती है वो इसलिए निकाली जाती है ताकि विश्व में उनका स्टेटस, उनकी जो प्रगति है GDP के आधार पे निर्धारित की जा सके। जैसे कि हमारा भारत है, वह GDP के आधार पे दुनिया में 6ठे स्थान पर है। तो ये क्या है कि GDP कैलकुलेट का जो राष्ट्रीय आय निकालने का ये जो है GDP का आधार इसलिए कैलकुलेट की जाती है ताकि हमें वर्ल्ड रैंकिंग हम निर्धारित कर सकें। जैसे कि अभी हम देखें कि जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें हम देखते हैं भारत की क्या स्थिति है, कौन कौन से देश हैं। तो GDP हम क्यों निकालते हैं, ताकि हम वर्ल्ड रैंकिंग के निर्धारण में कर सकें। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे भारत कौन से स्थान पे आता है। हम 6ठे स्थान पे हम आते हैं, भारत हमारा 6ठे स्थान पे आता है। तो हमें ये देखना होगा कि भाई 6ठे स्थान पे भारत आता है। भारत का कौन सा स्थान है, 6ठा। हमारे से ऊपर है ब्रिटेन और ब्रिटेन से ऊपर है जर्मनी और इससे ऊपर आता है जापान और इससे ऊपर आता है चीन और फिर अमेरिका। और हमारे से जस्ट नीचे है फ्रांस। तो यह रैंकिंग क्या है कि मतलब वर्ष के आधार पे है, ये आगे पीछे ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये हमारे को क्या है कि वर्ल्ड रैंकिंग के निर्धारण में GDP कैलकुलेशन हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे भारत 6ठे स्थान पे है और GDP में हमारा भारत का विश्व में 6ठा स्थान रहता है। तो ये वर्ल्ड रैंकिंग के लिए हमारे को इसमें मदद मिलती है। इससे हमें ये मालूम होता है कि किस देश का कितना कारोबार है, वहाँ कितना उत्पादन है और वहाँ की किस प्रकार से वो है। अब एक तो हमारे पास में ये वर्ल्ड रैंकिंग GDP, तो ये इसको जब भी हम वर्ल्ड जो ये रैंकिंग निकालते हैं GDP की, तो ये जो की गई है ये हमारी नॉमिनल GDP जिसे हम बोलते हैं। इसके बेस पे होती है। एक हमारे पास में जो दूसरा एक तरीका होता है, कई बार हम देखते हैं कि जो हमने पिछले ही लेसन में हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो वहां पे हमने देखा था कि हमारे जो भारत की जो स्थिति है वो मतलब उस राष्ट्र GDP निकालने के हिसाब से कितनी थी, तो वहां पे हमारी पर कैपिटा इनकम जो निकल के आई थी वो ज्यादा थी। और यहाँ पे ये है, तो ये तो हमारी मतलब जो रैंकिंग निकालने के अंदर नॉमिनल GDP हो गई। एक हमारा जो हमारी रैंकिंग निर्धारित की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वह होती है, उसमें होता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। एक हमारे पास में होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि क्रय शक्ति समता, ये होती है क्रय शक्ति समता। इसके आधार पर भी हम विश्व में रैंकिंग निर्धारित की जाती है कि उस देश में उस देश की जो मुद्रा है उसकी क्रय करने की शक्ति कितनी है।
तो इसके हिसाब से वहाँ क्रय शक्ति क्षमता का पीपीपी का निर्धारण कैसे होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो भारत है वहाँ पे हमारी जो टोटल हम मानते हैं कि हमारा जीडीपी है वह $1000 मतलब है, और एक कोई दूसरा देश है जिसकी हम मानते हैं कि वहाँ की जीडीपी है $2000। तो यहाँ हमें लगता है कि जीडीपी में जो दूसरा देश है उसकी जीडीपी यहाँ पे ज़्यादा है और इसकी जीडीपी इसकी तुलना में कम है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इसकी जो परचेजिंग पावर को हम देखते हैं वहाँ पे जैसे कोई यूनिट है, कुछ भी हम यूनिट ले सकते हैं, वह यूनिट हमारे पास में हो सकती है कि वह यूनिट हमारे पास में आ रही है 250 रुपये की यूनिट आ रही है मान लेते हैं हम। तो वह हमारे पास में तो कितनी हो जाएगी, एट दी रेट हम देखते हैं 250 के हिसाब से आ रही है। तो ये हम इसको कितनी परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे 4 कर सकते हैं। और दूसरा यदि हम इस देश की अगर मुद्रा की हम बात करते हैं तो वहाँ पे वही यूनिट है, उस यूनिट को परचेज करने की जो आ रही है वह आ रही है उसकी यूनिट, उसकी रेट आ रही है 1000 रुपीज। तो यहाँ पे हम उसकी 2 यूनिट हम खरीद पाएंगे। इस प्रकार यहाँ पे उसी मुद्रा में उसी रेट में हम खरीद पा रहे हैं 4 यूनिट, और उससे ज्यादा होने के बावजूद भी हम खरीद पा रहे हैं कम यूनिट। तो ये हमारी परचेजिंग पावर को, डिफरेंस को, अंतर को बताता है। और परचेजिंग पावर को जो निर्धारण करने के लिए एक हम वहाँ की वस्तुओं का, हर देश की वस्तुओं का, समान वस्तुओं का एक बास्केट बना के उनके मूल्य के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। और जब हम पीपीपी के आधार पर जब हम रैंकिंग हमारे भारत की देखते हैं तो उसमें हमारा स्थान आता है, भारत तीसरे स्थान पे आता है, भारत थर्ड रहता है। यहाँ पे फर्स्ट चीन, सेकंड अमेरिका और तीसरा भारत रहता है। तो यह हमारे पास जीडीपी निर्धारण का एक साधारण जीडीपी और एक परचेजिंग पावर पेरिटी के आधार पे, तो यह इसका मतलब यहाँ रहता है। अब इस प्रकार दुनिया में मतलब जो जितने भी देश हैं, सारे देश हैं, उनका हम जीडीपी का हम कैलकुलेशन करते हैं। अब हमारे पास में यह है कि भारत का जो जीडीपी है वह रैंकिंग के हिसाब से ऊंचा स्थान है। अब जब हमने जीडीपी मतलब निकाल लिया, प्रति व्यक्ति नेशनल इनकम निकाल ली, तो अब हम निकालते हैं प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम हमारे पास में क्या होती है। प्रति व्यक्ति आय हम निकालेंगे, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय। जैसा कि हमने आज के टॉपिक में प्रारंभ में बात की थी कि हम किन किन विषयों को समझेंगे, तो उसमें हम हमारे पास में आता है प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय का मतलब यह है कि एक वर्ष की एक व्यक्ति की औसत आय से मतलब यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय से मतलब होता है, तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जब हमने डोमेस्टिक इनकम निकाली, डोमेस्टिक इनकम से हमने हमारी नेशनल इनकम निकाल ली, और तो पूरी नेशनल इनकम जब हमने निकाल ली तो हम राष्ट्रीय आय जो हमने निकाली थी, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, उसको हम कुल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास में आ जाती है पर कैपिटा इनकम। ऐसे ही जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति जीडीपी हमें निकालना हो तो हम जीडीपी को कुल जनसंख्या से हम भाग दे देते हैं। तो ये हमारे पास में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कैसे निकल के आती है, जो हमारी राष्ट्रीय आय हमने निकाली है उस राष्ट्रीय आय को हम कुल जनसंख्या से, टोटल पॉपुलेशन से हम यहाँ भाग दे देते हैं, तो हमारे पास में प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाती है।
यहाँ पे अब इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे देश की पूरी राष्ट्रीय आय और फिर उसको जनसंख्या से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो भारत की जो जीडीपी के मामले में हमने देखा कि भारत छठे स्थान पे है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति के आय के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो भारत का स्थान बहुत नीचे रहता है। हम 120 से भी नीचे के स्थानों पे हमारा स्थान अक्सर रहता है भारत का प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हम जीडीपी के मामले में तो हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमारा छठा और तीसरा स्थान हमारे को मिलता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय हमारी कम क्यों है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार कई बार हमें ऐसा भी प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का जो सबसे मतलब एप्रोप्रिएट जो तरीका है या जो सबसे सूचक है उसे हम क्या मानते हैं? वैसे जीडीपी ये सभी उसकी ग्रोथ के होते हैं, जीडीपी भी होगा, नेशनल इनकम भी होगा, लेकिन इसके लिए जो सबसे उपयुक्त, जब बात सबसे उपयुक्त की आती है, एप्रोप्रिएट सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की समृद्धि का या मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सबसे उपयुक्त जो इंडिकेटर है, सूचक है, वो हम प्रति व्यक्ति आय के आधार पे निकालते हैं। अब इस प्रकार से जैसे ही हमारे पास प्रति व्यक्ति आय का हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, ऐसे ही एक नया कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं हरित राष्ट्रीय आय जो होती है, हरित राष्ट्रीय आय, ये क्या होता है? ग्रीन नेशनल इनकम या ग्रीन जीडीपी का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है कि हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं और राष्ट्रीय आय में से जो हम पर्यावरण पे जो क्षति होती है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि जो दुनिया के बहुत सारे देश हैं, वर्तमान में जो विकास की जो स्पीड है, इस विकास के लिए जो विकसित देश हैं या जो बहुत विकास की दौड़ में आगे हैं, वे पर्यावरण की क्षति को ध्यान में नहीं रखते हुए और औद्योगिकीकरण करने के हिसाब से और बहुत डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं, तो वो मतलब पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं और विनाश के साथ साथ में ही वो अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि उन देशों की मतलब इनकम तो होती है ज्यादा। जैसे कोई एक देश है जो मतलब उसका वहां का जीडीपी मतलब वहां का अपन मानते हैं कि $1000 है, और एक दूसरा देश है उसका हम मानते हैं कि उसका जीडीपी 800 ही है। यह देश है, यह मतलब इसने जो अपना विकास किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, जंगलों को काट के पर्यावरण को विनाश करके इसने अपना विकास किया है। तो यहाँ पर क्या है कि तो ये पर्यावरण का नुकसान हो गया। हमें देखने में जीडीपी इसका ज्यादा लग रहा है, इसका कम लग रहा है, लेकिन अब इसको क्योंकि पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए और डेवलपमेंट के जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं उन पे उसको व्यय करना पड़ रहा है, और वो यहाँ पे खर्च कर रहा है $300 हम मानते हैं, इस पे को खर्च कर देता है। तो उसके पास में जो निकल कर आएगा $700 ही आएगा। और जो ये दूसरा देश है वो जो सामान्य गति से पर्यावरण को कम लॉस पहुंचाते हुए जो डेवलपमेंट कर रहा है, तो वहां पे इसने अपना जीडीपी पे मतलब एनवायरनमेंट पे उसको खर्च करना पड़ रहा है ओनली $50 ही करना पड़ रहा है। तो हम देखते हैं कि इसका जो बच के जो जीडीपी बचा हुआ रहता है वह हमारे पास में 750 है। तो इस जीडीपी से मतलब जो बेसिकली जो मूल जीडीपी था उससे इसका कम होने के बावजूद भी यहाँ पे इसका जीडीपी ज्यादा निकल के आ रहा है। तो अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये हो गया कि कौन सा बेहतर है, ये या ये है। तो इसके लिए एक हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि हरित राष्ट्रीय आय, ग्रीन नेशनल इनकम या ग्रीन जीडीपी क्या होता है। तो इसको हम निकालने के लिए हरित राष्ट्रीय आय हमारे पास क्या होगा कि जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय में से हम जो पर्यावरण क्षति है
पर्यावरण हानि है उसको हम निकाल देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम में से हम एनवायरनमेंट लॉस को निकाल देते हैं तो हमारे पास में हरित राष्ट्रीय ग्रीन नेशनल इनकम निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे ये जो हमने उदाहरण हरित राष्ट्रीय आय का देखा, तो कौन सा देश किसने कितना कमाया, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसके पास में पर्यावरण क्षति या पर्यावरण हानि की जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको पूरा करने के बाद में उसके पास कितना बचा। तो ये हमारे पास ये हो गई हरित राष्ट्रीय आय की। अब हम एक ये देखते हैं कि जैसा हमने देखा था कि अब हम एक देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर जैसा कि हमने कहा था कि एक हम समझेंगे जीडीपी डिफ्लेटर, यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। अब हम देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर ये क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर तो मैंने बताया था आपको कि इसको हम बोलते हैं अपस्फायक जीडीपी डिफ्लेटर। यह होता है जीडीपी डिफ्लेटर की हमारे पास में जो हमने जीडीपी निकाली थी, नेशनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, इन दोनों का जो डिफरेंस के अनुपात होता है इनका, वह हमारे पास में जीडीपी डिफ्लेटर होता है। यानी डिफ्लेटर का मतलब डिफरेंस, क्योंकि हमारा जो जीडीपी है वह यानी महंगाई कितनी बढ़ी है, उसका प्रतिशत कितनी महंगाई बढ़ गई, ये जानने के लिए पिछले साल के तुलना में या पुराने के आधार पे हमारे पास में कितना अंतर आ रहा है वह निकालने के लिए। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी जो हमारा था वो करंट ईयर प्राइस पे था, ये हमारा करंट ईयर प्राइस पे था और ये हमारा बेस ईयर प्राइस पे था। तो इन दोनों का जो अंतर है वही हमारे पास में क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है। अब जैसे इसमें हमें ये मालूम चलता है कि हमारी महंगाई या मुद्रास्फीति कितनी बड़ी है, तो इसको हम जब नॉमिनल जीडीपी और इसको हम जब इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में निकल के आ जाता है डिफ्लेक्टर। इसको हम अगर हमारे पास परसेंटेज में ये हमारे पास में निकल कर जीडीपी डिफ्लेक्टर हमारे पास में आ जाता है, जो हमें हमारी महंगाई को कैलकुलेट या उसका तुलना करने में हमें मदद करता है। अब हम एक यहाँ पे ये देख लेते हैं कि उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय आय को किस प्रकार से कैलकुलेट, कब कब हमने हमारे राष्ट्रीय आय की मतलब गणना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी और उसके बाद में वैज्ञानिक विधि से इसकी गणना किसने की। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जो ऐतिहासिक है वो हम एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय की यानी कि ऐतिहासिक क्रोनोलॉजी हम इसे कह सकते हैं कि किस प्रकार से क्या मूल रूप से हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की। राष्ट्रीय आय की सबसे पहले गणना किसके द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय आय की सबसे पहले गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने 1866-67 में
नेशनल इनकम की उन्होंने, राष्ट्रीय आय की उन्होंने गणना की थी लाला भाई नौरोजी ने। और उनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने उस समय 1866-67 में जो गणना की, तो उनके द्वारा 20 रुपये निकल के आई थी। हमारी जो राष्ट्रीय आय थी उन्होंने निकाली थी, वो 20 रुपये निकल कर आई थी। इसके बाद में आता है कि हमारे पास में जो वैज्ञानिक पद्धति से जो इनके द्वारा प्रयास किया गया था, वो एक अर्थशास्त्री नहीं थे। आगे जो एक वैज्ञानिक विधि से जो हमारे पास वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा राष्ट्रीय आय निकालने का जो प्रयास हुआ वह 1931 में हुआ। और यह किया गया था, हम इसका जो निकाली थी ये थी V.K.R.V. राव। इन्होंने जब राष्ट्रीय आय की गणना की तो उनके पास में से जो निकल के आई, उन्होंने क्या किया कि इसमें पूरी वैज्ञानिक पद्धति से निकाली, तुलनात्मक अध्ययन किया और उनके पास में पूरे डेटा वगैरह सब कुछ यूज करके उन्होंने राष्ट्रीय आय निकाली। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1949 में राष्ट्रीय आय समिति में राष्ट्रीय आय समिति, इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। इन्होंने फिर राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा आगे के वर्षों में, अगले वर्ष में निकाली गई। इस प्रकार ये राष्ट्रीय आय को हम संक्षिप्त रूप में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने देखा है। अब हम देखते हैं कि जो हमने राष्ट्रीय आय हमने निकाली, इस राष्ट्रीय आय में हम कौन कौन सी इनकम है उसको हम शामिल करते हैं। क्योंकि जो राष्ट्रीय आय जो हमने निकाली है उसमें हमारे पास में दो प्रकार की आय मूल रूप से हम उनको मानते हैं। एक होती है हमारे पास में फैक्टर इनकम और एक होती है हमारे पास ट्रांसफर इनकम। तो जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, जब देश की इनकम की हम निकाल लेते हैं, तब सवाल ये आता है हमारे पास में कि कौन कौन सी इनकम को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करें और किसको हम शामिल नहीं करें। तो जो देश के नागरिकों के द्वारा जो कमाई गई हमने जो इनकम निकाली टोटल, उसको हम देखते हैं कि दो प्रकार की आय होती है। एक होती है फैक्टर इनकम, जिसे हम कारक आय बोलते हैं, और एक होती है ट्रांसफर इनकम। तो यह जो फैक्टर इनकम होती है, जो फैक्टर, उससे हम देखते हैं कि वह क्या होती है। तो फैक्टर इनकम वह आय होती है जिसके बदले में हमने कुछ एफर्ट्स किए हैं, यानी वो आय जो हमने कमाई है। देश की मतलब जो जिस आय को हमने कमाने के लिए किसी फैक्टर का यूज किया है। जैसे हमने देखा था कि फैक्टर हमारे पास लैंड लेबर और हमारे पास में लैंड लेबर और एंटरप्रेन्योर और उसके साथ में कैपिटल, ये जो चीजें हैं इनका यूज करके जो हमने आय निकाली है उसे हम कहेंगे हमारे पास में कोई भी हमने कुछ एफर्ट किया है, जो भी हमने कोई फैक्टर यूज किया है, फैक्टर यूज करके हमने जो आय हमने प्राप्त की है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। और एक होती है हमारे पास ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब हस्तांतरण आय। वो ऐसी आय होती है कि जिसको हमने कमाया नहीं है, उससे हमने रिसीव किया है, प्राप्त किया है, अर्थात बिना कमाए जो हमारे को मिल गई है और जिसके बदले में हमने कोई फैक्टर यूज नहीं किया है। तो यह हमारे पास में दो आय के प्रकार हो गए। एक हो गई फैक्टर इनकम, एक हमारे पास में हो गई ट्रांसफर इनकम। तो इन दोनों में से
कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे हम फैक्टर इनकम होती है उसी को हम नेशनल इनकम में यूज करते हैं। अब हमें देखना है कि कौन सी चीज हमारे पास फैक्टर इनकम में आती है और कौन सी हमारे पास ट्रांसफर इनकम आती है। जिस प्रकार से हम यहाँ पे अपन एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन सी हमारे पास फैक्टर इनकम है, इसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब हमारे पास में हो जाएगा कारक आय, इसे हम नेशनल आय में हम इसको शामिल करते हैं। और दूसरी हमारे पास में हो जाएगी ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इसे हम कहेंगे हस्तांतरण आय। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी इनमें आती है। हमारे पास में जैसे वेजेस है तो मजदूरी है, तो इसके लिए जब हमें श्रम की आवश्यकता होती है, श्रमिक की आवश्यकता होती है, तो हम उसको हम काम पे रखते हैं और उसके बदले में उसको वेजेस मिलता है। और उस वेज के बदले में उसने अपना फैक्टर अर्थात उसने श्रम किया है, मेहनत की है, तो उसके बदले में उसको जो मिलेगी उसे हम कहेंगे वेजेज है। और इसी प्रकार वेजेस डेली बेस पे होता है, और जो मंथली बेस पे जैसे किसी ने जहाँ कोई काम कर रहा है, श्रम कर रहा है, तो वह हमारे पास में हो जाएगी सैलरी है, तो सैलरी को हम फैक्टर इनकम कहेंगे। इसी प्रकार हमारे पास में रेंट होता है, यानी किराया। किराए के लिए हमारी मकान हो सकता है, दुकान हो सकती है, और इसके साथ साथ में हमारी कोई जमीन हो सकती है जिसको हमने रेंट पे दिया है। उस रेंट के बदले में जो हमारे को किराया मिलता है, उस किराए को हम फैक्टर इनकम में मानते हैं। और इसके अलावा होता है हमारे पास इंटरेस्ट। जैसे हमारे पास पैसा है तो पैसे के बदले में ब्याज मिलेगा, उसको हमने बैंक में डिपॉजिट किया या किसी को उधार दिया या कहीं हमने इन्वेस्ट किया, तो उससे जो इंटरेस्ट हमें जो मिलता है उस इंटरेस्ट को भी हम फैक्टर इनकम में शामिल करते हैं। इसी प्रकार जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एक उद्यमी होता है, वह भी होता है, उसने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको भी हम, क्योंकि वो फैक्टर है हमारा, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है उसके द्वारा उद्यम किया गया है, उसके बदले में उसको कुछ मिला है, तो ये भी हमारा फैक्टर इनकम में आएगा। इसी प्रकार से रॉयल्टी है, जैसे कोई पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं उनके द्वारा बुक्स लिखी जाती है या उनके द्वारा कोई और भी अन्य काम जिसके बेस पे उनको रॉयल्टी दी जाती है, उनके पारिश्रमिक के रूप में उनको उसका परसेंटेज दिया जाता है, उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। ऐसा ही कमीशन, इस प्रकार पुरानी चीज को सेल करने पे उनके सेल के ऊपर जो उनका जो प्रॉफिट होता है, कमीशन होता है, उसको भी हम इसके अंदर हमारे फैक्टर इनकम में शामिल करते हैं। इसी प्रकार जैसे रिटायर्ड जो पर्सन होते हैं उनको जो रिटायरमेंट की जो पेंशन मिलती है उस पेंशन को हम फैक्टर इनकम में शामिल करते हैं, क्योंकि रिटायर्ड पर्सन के द्वारा जो ये उनको जो मिलता है ये उनके जब वो सेवारत थे तो उस दौरान उनके द्वारा जो काम किया गया था उनके बदले में वह उन्हें उस समय न देकर और उसके बाद में जो शर्तें थी उनके अनुसार जो उन्हें दिया जाता है। तो रिटायरमेंट की जो और रिटायरमेंट पेंशन के बाद में हमारे पास जो मिक्स्ड इनकम है, मिक्स्ड इनकम का यहाँ पे मतलब ऐसा है कि जो इसमें हमारे पास टीचर्स, डॉक्टर्स और इसके अंदर लॉयर्स वगैरह ये आते हैं कि जो इनके द्वारा जो इनकम होती है उसको न तो हम वेजेज में देते हैं और न उनके द्वारा प्रॉफिट होता है, तो इसे हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। इसी प्रकार जो होता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कि जो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है। हमारे पास में किसान है, किसान के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, तो किसान ने जैसे 1 लाख रुपए का उत्पादन किया है तो 1 लाख रुपए में से उसने 60,000 का उत्पादन उसने सेल कर दिया, और 40,000 रुपए का जो उसके पास उत्पादन जो था वो उसने अपने कंजम्पशन के लिए उतना उसने मात्रा अपने खुद के उपभोग के लिए रख ली। तो इस प्रकार इसको भी हम फैक्टर इनकम में काउंट करके इसे हम करते हैं, क्योंकि यदि मार्केट में उसको अगर वो बेच देता तो उससे वो पूरा पैसा मिलता, अगर नहीं सेल किया है तो अब क्या होगा कि उसने उतना पैसा उसने खर्च करने में नहीं लगाया, अर्थात उतना वो मार्केट से नहीं खरीदेगा। इसी प्रकार जो होता है कि एस्टिमेटेड रेंट, खुद के जो मकान होता है उसके मकान का भी किराया होता है, उससे भी हम जो स्वयं का मकान है
तो उसके मकान का भी किराया है वह हम इसमें काउंट करते हैं। ये तो हमारे पास में उदाहरण हो गए फैक्टर इनकम के। अब फैक्टर इनकम के जो हमारे पास मुख्य उदाहरण हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं कि जिस प्रकार से हमारे पास में वेजेज आ गए, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, पेंशन जो है, रिटायर्ड पर्सन्स की जो पेंशन होती है वह इसमें आ जाएगी। और इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें से कमीशन जो होता है, और इसके अलावा हम प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, रेंट जो खुद का मकान का जो एस्टिमेटेड रेंट ऑन हाउस, एस्टिमेटेड रेंट ऑन हाउस है, इसको भी हम इसके अंदर कर लेते हैं। और जो प्रॉफिट आ गया ये तो हमने बताया। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसी हैं कि जो हमें ट्रांसफर इनकम यानी हस्तांतरण आय, जिसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया है और उसको हम इसमें ट्रांसफर इनकम में देखते हैं। जैसा कि गिफ्ट है, गिफ्ट के लिए कोई आपको गिफ्ट दे देता है तो उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं की, कोई फैक्टर यूज नहीं किया। इसी प्रकार लॉटरी है, लॉटरी का आपको अचानक धन मिल जाता है लेकिन उसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया तो उसको भी हम इसमें शामिल नहीं करते, वो हमारे पास ट्रांसफर इनकम में आएगी। कोई ग्रांट मिल गया आपको, तो ग्रांट जैसे मतलब एक देश को दूसरे देश के द्वारा मिलती है, उसी प्रकार से ग्रांट मिल जाती है तो उसको भी हम इसके अंदर सहायता को भी इसमें नहीं मिलते हैं। जिस प्रकार से भी हम देख सकते हैं कि सहायता के रूप में सरकार द्वारा जो योगदान दिया जाता है वह ग्रांट हो गई, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गई, दान में दिया हुआ पैसा है, और सब्सिडी है, सरकार के द्वारा वंचित वर्गों को, गरीबों को या किसी सेक्टर को बढ़ावा देने की जो सब्सिडी दी जाती है उसको भी हम इसमें शामिल नहीं करते। स्कॉलरशिप है, जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको दी जाती है, जो कमजोर वर्ग के हैं उनको आर्थिक दृष्टि से होती है उनको जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसको भी इसमें हम शामिल नहीं कर सकते करते। और पेंशन जो है, पेंशन जो हमने अभी देखी थी, रिटायर्ड पर्सन की पेंशन थी, उसको हमने शामिल किया था। लेकिन जो विधवाओं को, विकलांगों को और जो वृद्ध नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनको जो पेंशन दी जाती है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वो फैक्टर इनकम नहीं है, ये ट्रांसफर इनकम है। ब्लैक मनी, इलीगल मनी और पॉकेट मनी, जैसे किसी बच्चों को जो पैसा खर्च के लिए दे दिया जाता है उसको भी हम इसमें शामिल नहीं करते। सर्विस फॉर सेल्फ, तो खुद के लिए जो काम किया जाता है, जैसे घर में महिलाएं वर्क करती हैं तो उनके द्वारा जो इनकम की जाती है उसको भी शामिल नहीं होती है, उसको भी गणना नहीं हो पाती है। और जो शेयर मार्केट का है, तो शेयर मार्केट के अंदर जो इनकम होती है उससे भी इसमें फैक्टर ट्रांसफर इनकम में लिया जाता है क्योंकि इसमें किसी का उत्पादन नहीं होता। तो शेयर मार्केट की जो इनकम होती है वह भी इसी में हमारे पास ट्रांसफर इनकम में आती है। जैसे गिफ्ट है, लॉटरी और गिफ्ट, लॉटरी, डोनेशन, चैरिटी, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, और सेल्फ जो हमारे पास में होती है, सर्विस फॉर सेल्फ हो जाएगी, सर्विस फॉर सेल्फ। और जो पेंशन, जो से हम सोशल वेलफेयर के लिए जो पेंशन दी जाती है उनको इसमें हम वृद्धावस्था वाली इनको हम शामिल करते हैं। ब्लैक मनी,
इलीगल मनी है। और इसके अलावा जैसे अभी आपने शेयर मार्केट को हमने देखा, शेयर मार्केट से जो प्रॉफिट जो अर्न होता है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो ये हमारे पास में ट्रांसफर इनकम के हैं। इस प्रकार हमने राष्ट्रीय आय के लिए फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम इन दोनों को हमने समझा, और किसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं किसको नहीं करते, ये हमने समझ लिया। आज का जो हमारा ये व्याख्यान था इसमें हमने समझा कि क्या डोमेस्टिक इनकम होती है, क्या नेशनल इनकम होती है, और किस प्रकार से पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। ग्रीन जो नेशनल इनकम होती है वो भी हमने समझा, जीडीपी डिफ्लेटर हमने समझा, और राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए जो आधार वर्ष हैं, गणना जीडीपी को हम कितने आधारों में कैलकुलेट करते हैं, यह हमने आज के इस व्याख्यान में समझा। तो इस प्रकार जो राष्ट्रीय आय का जो हमारा ये टॉपिक है इसको समझने के लिए हमने आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने समझा। जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपके सामने ये लिखा था उसमें से हमने जीडीपी डिफ्लेटर तक कर लिया। इसके बाद में जैसे कि आगे के व्याख्यान में हम समझेंगे प्राइवेट इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या होती है, नेशनल डिस्पोजल इनकम क्या होती है, इनको हम आगे के व्याख्यान में समझेंगे। तो आज इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। हमने अब आगे जो होगा वो हम आगे की क्लास में हम इसको समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।